भारत में राष्ट्रवाद आज आज जो है पुस्तक का अध्याय 2 है और भारत में राष्ट्रवाद इसको पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राज्य के और राष्ट्रों का भी उदय होने लगा था। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को समझ लेना होगा कि वे कौन है जिसकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है। वह भावना बदल गई है जिसमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने एक गीतों और विचारों ने एक नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज़्यादातर देश में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया से हुई। आइए देखें कि हमारा देश में यह चेतना किस स्तर पर किस तहत पैदा हुआ था। आपने इससे पहले रूस की क्रांति पढ़े हैं, तो रूस की क्रांति में आप समझे थे वही हमारा देश में किस स्तर पर पैदा हुआ था। अब देखिए इसमें कह रहा है दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोध आंदोलन के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, शुरू हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन में साझा भाव को विभिन्न समुदाय एक दूसरे से बांध दिए गए थे, लेकिन हर वर्ग और समूह औपनिवेशिक का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समुदायों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। देखिए जैसे एकता में खड़ा भी किया था, अब कह रहा है कि हमारे देश में भी भावना समझने लगे थे उपनिवेश के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक आंदोलन तो खड़ा कर दिया था, लेकिन इस आंदोलन में भी युद्ध की भावना चल रही थी। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद का उदय का अध्ययन किया था। वहाँ आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक में आगे अध्ययन करेंगे। सहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए इस तरह का प्रयास किया। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों के कल्पना को नई उड़ान दी थी। अब देखिए यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं, वो देखिए ये तस्वीर जो है बता रहा है, तस्वीर दिखा रहा है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह से बड़े जुलूस आम बात थी। उस समय जो था बड़े जुलूस होना आम बात थी, कोई नई बात थी नहीं कि बड़े जुलूस क्यों हो रहा है। तो ये कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये जुलूस हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट, पहला विश्व युद्ध के खिलाफ असहयोग आंदोलन। 1919 ईस्वी के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नई इलाकों तक फैल गया था। इसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धति सामने आ रही थी। इस बदलाव को हम कैसे समझते हैं, इसके लिए इसके क्या परिणाम हुए हैं। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए जा रहे थे, करों में वृद्धि किया जा रहा था, सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे और आयकर शुरू हो गया था। मतलब उस समय आयकर नहीं दिया जा रहा था, अब आयकर शुरू हो गया था। युद्ध के दौरान कीमत तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से लेकर 1918 के बीच कीमतें दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांवों के सिपाही जबरन भर्ती करा रहे थे। गांव के जो भी लोग थे उनके सिपाही में जबरन भर्ती कराया जा रहा था, जिसके कारण ग्रामीण इलाके में व्यापक गुस्सा था। 1918 से 1919 ईस्वी और 1920 से 21 में देश के बहुत सारे हिस्से में फसल खराब हो गए, जिसके कारण खाद्य पदार्थों के भारी अभाव पैदा हो गया।
उसी समय फ्लू की बीमारी फैल गई, महामारी फैल गई थी। फ्लू आप समझ रहे हैं, बर्ड फ्लू अभी भी समय समय पर फैलते रहता है। 1921 ईस्वी की बात है। 1921 ईस्वी में इस जनसंख्या के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से लेके 130 आदमी तक मारे गए थे। लोगों को उम्मीद थी कि यह युद्ध खत्म होने के बाद हमारी मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस तरह से नए नेता सामने आए और उनके संघर्ष के नए ढंग का परिणाम का तलाशने लगे, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है। सत्याग्रह का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी के दिमाग में आता है। महात्मा गांधी ने जनवरी 1915 में जब भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, तो उन्होंने नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलने का वहाँ चुनाव किया था। ये देखिए, एक जो तस्वीर दिखाया जा रहा है, न्यूक्सक्लाई के ट्रवास में की ओर बढ़ रहे इस जुलूस के महात्मा गांधी मजदूरों को नेतृत्व कर रहे हैं। इस जुलूस को रोका गया और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो हजारों मजदूर अश्वेत और अधिकारों का हनन हो गया। नक्सल भेदी कानून के खिलाफ सत्याग्रह के में शामिल हो गए। तो ये देखिए, जो बढ़ रही थी जुलूस, उसके बारे में बता रहे हैं। फिर देखिए, यहाँ बताया जा रहा है नस्ल भेद क्या था? तो ये इस तरह का था कि जैसे गोरे कारे की लड़ाई थी, ठीक है। नस्ल भेद सरकार में से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति का आग्रह था और सत्य की खोज पर जोर दिया गया था। इसका अर्थ यह होता है कि उसका अपना उद्देश्य सच्चा है। यदि अपना संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिरोध की भावना थी। आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता था। इसके लिए दमनकारी शत्रु के चेतना को झकझोरना चाहिए। उत्पीड़न शत्रु को नहीं, बल्कि सभी लोगों के हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने का विवश करने की बजाय सच्चाई को दिखाने और सहज भाव से स्वीकार करने की प्रतीक की गई। इस संघर्ष के अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी की विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों की एकता के सूत्र में बांधेगा। भारत आने के बाद गांधी जी ने अस्थायी स्थानों पर सत्याग्रह किए, कई स्थानों पर सत्याग्रह चलाए। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान, मतलब कि ये नील खेती वाला व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के प्रेरित किया। 1917 ईस्वी में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिला में किसानों की मदद की। सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुंच गए, ठीक है। रॉलेट एक्ट देखिए, एक ऐसी घटना है। इस कामयाबी से लोग उत्साहित हो गए थे और गांधी जी ने 1919 ईस्वी में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, देखिए कितने साल है, 2 साल है, ध्यान देने वाली बात है, 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसा अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इन्हें 6 अप्रैल का एक हड़ताल से शुरू किया था। 6 अप्रैल के एक हड़ताल किए थे। विभिन्न शहरों में रैलियां जुलूस निकाली जाने लगी। आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल करने लगे, हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन आभार में चिंता तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसे संचार सुविधाओं के
भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेता को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दिया गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर के एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, जिसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दी गई और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। ठीक है। 13 अप्रैल, देखो 10 अप्रैल की घटना हो रही है, ठीक है। 13 अप्रैल की जालियांवाला बाग हत्याकांड में देखो 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जालियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्र हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुड़े लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। देखिए, अब गोली चलाने का आदेश क्यों दिया गया? अंग्रेज भी एक तरह से समझिए, अब तो क्या था, जब मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है आपका एरिया में, तो आप इतना संख्या में जमा क्यों हो रहे हैं? नहीं होना चाहिए था, परंतु लोग जमा हुआ, उसी के विरोध में यहाँ गोली चलाया गया है। तो इसीलिए थोड़ा आप विचार कीजिए, आगे भी पढ़ते हैं हम इसको। जालियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे, लोगों को पता नहीं था, शहर के बाहर था वो, इसीलिए वो मार्शल लॉ लागू है। मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसे मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया। उसके बाद उन्हें सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोली चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रही के जहन के दहशत और विस्मय का भाव पैदा करने का नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। कौन? जैसे जैसे जालियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और पुलिस के थाना कब्जा कर लेने लगे और मोर्चा लेने के बाद सरकारी इमारत पर हमला करने लगे। सरकार ने इस कार्रवाई को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रही को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घसीट कर चलने और सारे हसीबों और सलाम मारने के लिए मजबूर कर दिया। लोगों को कोड़े मारे गए। कोड़ा वो होता है जिसमें एक चाबुक जैसा है ना, चाबुक का वो बड़ा भाई है कोड़ा, ठीक है। कोड़ा मारे गए। गुजरांवाला पंजाब, इस बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। भले ही रॉलेट एक्ट एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें पता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्क को ही हार हो चुकी थी। इस आस से कि अफवाह फैली हुई थी कि इस्लाम विश्व में आत्महत्या नेता यानी खलीफा जो था ऑटोमन साम्राज्य का एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा के तत्काल शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 ईस्वी में बम्बई में एक खिलाफत समिति के गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु के नाम से जो जाने जाते थे, साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेता ने इस मुद्दे के संयुक्त जन कार्रवाई के संभावना तलाश रहे थे। देखिए, आपको बता देता हूँ क्या हुआ है। ऑटोमन साम्राज्य में तुर्क लोग को जो इस्लाम सत्ता था, तो उस पर लोग क्यों इतना विश्वास करते थे? तो कारण क्या था कि जब दिल्ली सल्तनत में जो भी राजा हुआ था, वो सब राजा तुर्क से जाके खलीफा वहाँ का जो तुर्क का खलीफा है, वो मान्यता थी जो देता था राजा का,
तब तो वो राजा या सुल्तान होता था, ऐसे नहीं देता था तो नहीं होता था। तो इसलिए वहाँ का मान्यता था, लोगों का कहना था कि हम जो है ये तुर्क जो है हमारे लिए पवित्र जगह है और इसे हम मान्यता देंगे। तो वहाँ क्या किया था, प्रथम विश्व युद्ध में तो ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गई थी, तो उसमें क्या था कि लोगों को ये भय था कि मुस्लिम साम्राज्य जो खतरे में है, इसीलिए वहाँ उनके समर्थन में जगह जगह जो देश में मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो लोग एक आंदोलन करना चाह रहे थे, ठीक है, संभावना तलाश रहे थे। महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू हो गई इस बात की। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन में स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। अब देखिए इस तरह की बातें हो चुकी हैं। अब हम लोग अगले में जो पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों हुआ था ये।